फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं हम इसके वर्ड टू वर्ड। ठीक है, हमने अब स्टार्ट कर रखा है इसका 8th चैप्टर फंडामेंटल राइट। हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके और इसके जो भी फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स के जो भी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो देख चुके। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जो कि आर्टिकल 12 के अंदर कवर कर रखी है। तो उसमें देखा था ना, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, या फिर मान लो कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वगैरह भी हैं। जितनी अथॉरिटी या फिर कोई भी एजेंसी जो गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह काम कर रही है, तो उन सब के एक्शंस को स्टेट के अंदर डाले जाएगा। उन सब एजेंसीज को स्टेट के की डेफिनेशन के अंदर लिया जाएगा। आर्टिकल 13 देख लिया था कि कोई भी लॉ अगर इनकॉन्सिस्टेंट है किसी फंडामेंटल राइट के, तो उसको वॉइड कर दिया जाएगा। अब कौन करेगा, किस पावर के अकॉर्डिंग, वो हम सब देख चुके। फिर आर्टिकल 14 देखा था, उसमें क्या देख लिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको भी हमने ब्रेक करके देखा था ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कह रहा है तो उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, किस चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। और यूँ देखा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अगर इस ये बात कह रहा तो उसका क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो आज देखते हैं अपना आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, अपना मेन मोटिव वही रहेगा कि जितना भी चीज़ों को देख रहे हैं ना हम इस आर्टिकल, पूरा आर्टिकल है 1 या 2 लाइन का, तो उनको जितना ब्रेक कर पाए, जितना उनमें से चीज़ें निकाल पाए कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, तो मैक्सिमम अपना वही रहेगा। कुछ एक्सेप्शन है या फिर कुछ और तरीके की चीज़ें दे रखे तो वो देखेंगे। तो आर्टिकल 15 है, जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है कि State shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex और place of birth। कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक तो स्टेट, मतलब अगर स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो नहीं कर सकता, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउ नहीं है। तो स्टेट के अंदर कौन कौन सी एजेंसी थी वो देख ली। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अलग अलग ग्राउंड्स दे दिए ना, और ग्राउंड्स के भी आगे बोल रखा है कि ओनली किन 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 के ऊपर दे दिया इसने। एक तो दे दिया रिलीजन के बेस पे, और दे दिया रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। तो इन बेसिस को लेके स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट, जितनी भी एजेंसी हमने इसमें इंक्लूड करी थी, वो किसी भी सिटीजन के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और ओनली वर्ड इसलिए दे रखा है क्योंकि ये 5 जो क्राइटेरिया दे रखे हैं इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। बाकी और तरीके की चीज़ें हैं, अगर उनमें वैलिड है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है। ठीक है, वो जैसे मान लो कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैं किसी पोस्ट के लिए, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो ही गया कि क्वालिफाई नहीं कर रहा तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पर अगर मान लो किसी का इस बेस पे नहीं कर सकता कि किसी का पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, मान लो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो फिर वो मान लो एलिजिबल ना हो, या फिर तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी जो एज अ गवर्नमेंट, एज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो पूरा का पूरा आर्टिकल 15 इन चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब कोई ना कोई एडवर्स डिस्टिंक्शन करना किसी के साथ, दूसरों से थोड़ा सा अलग, मतलब भेदभाव सा करना किसी चीज को लेके। ठीक है, एक तो प्रोविजन ये था स्टेट के रिगार्ड में। दूसरा कह रहा है कि ना ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और दूसरा इसी का दूसरा प्रोविजन ये कह रहा है कि ना किसी भी इंसान के साथ कहाँ पे, किसी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या फिर कोई यूज ऑफ वॉल करना है, टैंक, बाथिंग घाट, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पे एक्सेस करने से किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रोका जा सकता। और किस बेसिस पे, वो सेम वही अपने ये 5 बेसिस है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर इन चीजों के कारण किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ पे एंट्री, वहाँ पे एक्सेस के लिए नहीं रोका जा सकता। मान लो कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर नहीं रोक सकती ना गवर्नमेंट कि किस बेस पे कि तुम्हारा पर्टिकुलर रिलीजन है या फिर तुम पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोविज़न जो वहाँ की
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, उन पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अगर अप्लाई नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब उनको इनएलिजिबल नहीं बोल सकते। और किन ग्राउंड्स पे? सिर्फ ये 5 जो इधर मेंशन करे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मतलब इनके अलावा जो भी क्राइटेरिया उनके ऊपर कर सकते हैं। मान लो किसी भी रेस्टोरेंट में है तो उधर क्राइटेरिया रख सकते हैं ना, इकोनॉमिक कंडीशंस उधर रख सकते हैं। मान लो वहाँ की टिकट है अगर 500, तो कोई 500 पे करता है तो उसको अलाउ है वहाँ की एंट्री, बाकी उसको एक्सेस नहीं है, तो ये बाकी रीजंस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बट जो ये पर्टिकुलर बोले हैं, ये 5 ग्राउंड से, इनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ना तो डिस्क्रिमिनेशन होगा स्टेट की तरफ से, और ना ही स्टेट या फिर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होगा। ये जो 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं इनके ऊपर, तो मेनली फोकस आर्टिकल 15 इन्हीं चीजों पे करता है, ठीक है। तो एक बात क्या बताता है ये देख लिया। अब उसके अलावा हमने यूं भी देखा था ना कि मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनमें हम यूं देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं, या फिर मतलब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट कर सकते हैं हम उनके ऊपर, तो वो देखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं। ये एक जनरल रूल हो गया कि सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, पर अपने को पता है कि अगर कंट्री की सिचुएशन देखें, सोशियो इकोनॉमिक या फिर किसी तरीके की कंडीशन देखते हैं, तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं कि उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन उनके लिए डालने पड़ते हैं। तो फिर ऐसे ही है, तो उसमें एक्सेप्शन, उसने 4 एक्सेप्शन रखी हैं उसके अंदर। तो 4 एक्सेप्शंस क्या क्या है कि स्टेट ना कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन या चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पता है ना कहीं अपने को यूं लगता है कि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, तो इसके लिए जो भी यूं लगता है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी लोअर रैंक पे है, इक्वालिटी में नहीं है, तो उनके लिए उनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना। तो फिर पहले प्रोविजन में तो वही डाल दिया, पहले प्रोविजन में डाल ले कि वुमेन और चिल्ड्रंस, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन अगर स्टेट गवर्नमेंट को करने हैं, स्टेट मतलब सेंटर, स्टेट या फिर कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट के अंदर वो सारी एजेंसीज इंक्लूड हो रही हैं, तो वो उनके लिए ये परमिशन है कि स्पेशल प्रोविजन लेके आ सकती है। और एग्जाम्पल किस तरीके का, जैसे हम देखते हैं ना लोकल बॉडीज के अंदर मान लो रिजर्वेशन दे रखा है, लोकल बॉडीज के अंदर भी, यहाँ तक कि लोकसभा में और राज्यसभा में, MLAs, MPs, इन सब के पोजीशंस के लिए भी देखते हैं ना कि वुमेन्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है कि एटलीस्ट 33% या फिर मान लो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है वो, तो कि इतने % तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स रहना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के लिए क्या कर रखा है, चिल्ड्रंस के लिए कि फ्री एजुकेशन का भी वो है ना क्राइटेरिया, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक तो स्पेशल प्रोविजन ये हो गया, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले ही मना कर रहा था आर्टिकल 15 की किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, पर कुछ कंडीशंस को देख के एक्सेप्शंस में डाल रखा है कि ठीक है वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए कर दिया। अब और किस सेक्शंस के लिए है वो देखें। स्टेट को परमिशन है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, या फिर कौन, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब क्या हुआ कि ना स्टेट को ये भी परमिशन है कि जो भी अपनी सोसाइटी के अंदर सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनको भी तो एक कॉम्पिटेंट, एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए कुछ ना कुछ उनको भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पहले से ही बैकवर्ड है, उनकी कंडीशन और सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखे लोअर रैंक पे आती है, तो उनकी जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है उसको दूर करने के लिए वो हम कुछ प्रोविजंस लेके आ सकते हैं। तो फिर कौन कौन सी क्लास ऐड कर दी हम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेके आ सकते हैं, जैसे फी कंसेशन दे दिया या फिर कुछ सीट रिजर्व कर दी, एडमिशन के लिए हायर इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्व कर दी, तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी डाल ली, एक तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, या फिर कौन हो सकती हैं शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि इनको भी तो हम यूँ ही मानते हैं ना कि सोसाइटी में क्या ये सोशली थोड़ा सा लोअर रैंक पे आती हैं, तो एजुकेशनली और इनकी जो भी बैकवर्डनेस उनको दूर करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए लेके आ सकते हैं। और किन को इंक्लूड करा, और कहते हैं कि स्टेट इज एम्पावर्ड, यहाँ पे तो किसी भी सेक्शन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी
देखिए यहाँ पे तो हमने यूं बोला था कि ना स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो इनकी एडवांसमेंट के लिए कोई काम कर सकता है, जो भी स्पेशल प्रोविजंस लेके आ सकता है। अगले में यूं कह रहे हैं कि स्टेट एम्पावर्ड है कि क्या कर सकता है, इनके जो भी अपनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, या फिर इन्हीं के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल क्लासेस को, तो इनके रिगार्डिंग में क्या कर सकते हैं, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कुछ सीट रिजर्व करके रख सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल प्रोविजन रख सकते हैं कि उनका एडमिशन कहाँ पे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो। ठीक है, तो उसमें आगे पूरा डिस्कशन है, हम देखेंगे कि उनके लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व करी जाए, कौन सी कमेटी बनाई गई, कोई कमीशन बनाया गया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इनके अलावा और कुछ भी ऐसा रहता है कि जो कि यूँ लगता है कि सोसाइटी में अंडर रिप्रेजेंट है, अंडर डेवलप्ड है, तो वो और क्या है, वो आता है अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब हमने यहाँ पे तो क्या क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो देखा नहीं था, हमने यूँ देखा था सोशल या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, और उसी के अंदर SC STs को भी इंक्लूड कर दिया था। अब कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि सोसाइटी के लेवल पे तो वो उनको नहीं माना जाता बैकवर्ड हैं, पर इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन है, तो उनकी एडवांसमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत पुश स्टेट को देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक एक्सेप्शन में डाल रखा है, एक जनरल रूल के अलावा। ठीक है, तो उनके लिए कर रखा है कि 10% रिजर्वेशन दे रखा है, जो कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसी के अंदर, कि अलग से जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन की कंडीशंस दे रखी है अलग से। ठीक है, और ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है कि उनके एडमिशन के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन स्टूडेंट्स को कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से कहाँ कहाँ पे होंगे, ये हो सकते हैं ये एडेड या अनएडेड, मतलब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर तो होगा ही होगा, पर इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, तो उसके अंदर भी ये प्रोविज़न लागू होगा कि 10% सीट्स रिजर्व करनी है उनको, किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है कि एडेड एंड अनएडेड कैसा भी हो उनके लिए अप्लाई रहेगा। ठीक है, तो अब क्या क्राइटेरिया दे रखा है, रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि किस तरीके से OBCs को रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उसके लिए कह रहा है ना, जो हमने इधर OBCs की बात करी थी ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए एक एक्ट लेके आती है, सेंट्रल इनेक्ट करा, कौन सा एक्ट, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 लेके आती है, जिसके अंदर उसने 27% कोटा दे दिया जो कि कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उन इंस्टीट्यूशंस में जो सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वो सारे के सारे, उनके अलावा जो IITs हैं, IIM है, इनके जैसे इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। मतलब इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में 27% रिजर्वेशन है OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये प्रोविज़न बना रखा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस चीज़ को वैलिडेट भी कर दिया कि ठीक है 27% का जो तुम रिजर्वेशन रख रहे हो ना, रिजर्व कोटा रख रहे हो OBCs के लिए, इसको वैलिड बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। पर उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया दिए कि ना, चिल्ड्रंस जो कि ये फॉलोइंग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनको ना इस कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये सारी कैटेगरीज दी गई हैं क्रीमी लेयर की, कि कुछ ना कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे, मान लो इन कास्ट से तो बिलोंग कर रहे हैं पर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, मतलब उनको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया गया, तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे OBC कैटेगरी में। तो क्रीमी लेयर के अंदर किन किन को डाला, कोई भी पर्सन जो होल्ड करा किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर चेयरमैन या मेंबर है UPSC, या फिर स्टेट PCS होते हैं उनका, CAG, कैग, इस तरीके के जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं ना, तो उनके बच्चों को इस क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा और उनको रिजर्व्ड कोटा
का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनके अलावा कोई अगर ए ग्रुप के अंदर है, क्लास 1 या फिर ग्रुप बी के अंदर एम्प्लॉय है, तो उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा। या फिर अगर आर्मी की बात करते हैं तो वो कर्नल या फिर इससे अबोव पोस्ट का हो। ऐसे ही नेवी और एयर फोर्स में भी इनके जो इक्विवेलेंट पोस्ट होती है ना, या फिर उनसे अबोव होंगी, तो उन सब के बच्चों को भी क्या क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा, मतलब रिजर्व कोटा का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। उनके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इन सब के बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा। और अगर कोई पर्सन ट्रेड में, बिजनेस में, किसी इंडस्ट्री में, इस तरीके की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, तो भी इसको क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा। और एक अलग से क्राइटेरिया, अगर एग्रीकल्चर लैंड मान लो उसके पास एक सर्टेन लिमिट है, उससे अगर ऊपर एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करता है, और अर्बन एरियाज में भी कुछ एक सर्टेन लिमिट पुट कर दी, उससे भी अगर ऊपर ज़्यादा लैंड को होल्ड करता है, तो भी क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा। ये तो थे कि कौन सी पोस्ट या फिर कोई प्रोफेशन या फिर कितनी लैंड है, उसके अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर के अंदर डालना। और एक क्राइटेरिया है कि फैमिली की एनुअल इनकम कितनी होगी। एनुअल ग्रोस इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा होती है, तो भी उसको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया ना, वो बार बार चेंज हुआ है। पहले 2.5 1 लाख का था, फिर 2.5 का हुआ, फिर 4.5 का हुआ, और फाइनली 2017 में इसको 8 लाख कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी अपनी ओबीसीज वगैरह से रिलेटेड। और एक्सेप्शंस देख रहे थे कि आर्टिकल 15 कहता है कि इक्वालिटी लेके आनी है, कि अलग अलग 5 ग्राउंड दे दिए थे, 5 क्राइटेरियाज थे, उनके बेस पे स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। पर वो स्टेट खुद से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। किसके बेस पे? वो एक्सेप्शन के बेस पे, कि कुछ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अगर उनका एडवांसमेंट करना है तो फिर कुछ एक्सेप्शंस के थ्रू उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखी हैं, ठीक है। तो उनमें देख लिया हमने कि वुमेन या चिल्ड्रंस के लिए कोई अगर सोशली या फिर एजुकेशनली वीकर क्लासेस हैं, या फिर ओबीसीज हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन या कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाल सकता है। तो उसी के अंदर हमने देख लिया था कि ओबीसीज की रिजर्वेशन के लिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करना है, तो फिर क्या रूल थे, और ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर का भी जिक्र हमने कर लिया। अब इसके साथ साथ आता है एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यहाँ पे तो सिर्फ ओबीसीज के लिए देखा था ना, कि ओबीसीज का रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से रहता है, और ये देखेंगे हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ना, उनका रिजर्वेशन कैसे रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो फिर इसके लिए ना गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एक्ट लेके आती है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 का। इसने बोला कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, उनके लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी किन को काउंट कर रहे हैं, कि जो किसी और कैटेगरी के अंदर, जैसे ओबीसीज, SC STs वगैरह, जो ये और कैटेगरीज है ना, इनके अंदर बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, इनके अलावा सेक्शन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% रिजर्वेशन है।